आज का हमारा टॉपिक है मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स। तो फैट के मेटाबॉलिज्म में दोनों प्रोसेस होंगे, यानी कि कैटाबॉलिज्म भी होगा और एनाबॉलिक प्रोसेस भी होंगे। इसमें कैटाबॉलिज्म भी और एनाबॉलिज्म भी दोनों प्रोसेसेस को मिलाएंगे तो फिर हमारे पास मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स होगा। अब कैटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं वो क्या करते हैं, वो एनर्जी जनरेट करते हैं। जितने भी कैटाबॉलिक प्रोसेस हैं वो एनर्जी जनरेट करते हैं। और एनाबॉलिक प्रोसेस जो हैं वो मालिक्यूल्स की सिंथेसिस की तरफ आपको लेके जाते हैं। प्रोसेसेस दैट क्रिएट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मालिक्यूल, फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स और कीटोन बॉडीज़ जो हैं इनकी प्रिपरेशन की तरफ जाते हैं। यानी कि कैटाबॉलिक प्रोसेस जो है ये आपके पास ब्रेक डाउन है लार्जर मालिक्यूल्स की to generate the electricity, while anabolic processes are those processes in which larger molecules are synthesized from the smaller molecule, जहाँ पे छोटे छोटे मालिक्यूल से एक बड़े मालिक्यूल की फॉर्मेशन की तरफ आप मूव करते हैं। तो जो ओवरऑल फैट्स या लिपिड्स का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें कैटाबॉलिज्म भी आएगा और एनाबॉलिज्म भी आएगा, दोनों आएंगे। जो फैट्स हम यूज़ करते हैं वो हमारे लिए ज़ाहिर है खाने के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं और बॉडी की नीड्स को पूरा करने के लिए भी हैं। एक तो ये है कि आप इंजॉय करते हैं खुराक जो खाते हुए, और यहाँ पे क्या है कि इन्होंने जो फैट्स हैं ये बॉडी के अंदर स्टोर्ड भी होते हैं और इसके साथ साथ ये वाइटल रोल प्ले करते हैं ऑर्गन्स और नर्व सेल्स की प्रोटेक्शन में। फैट जो है वो बॉडी दो तरह से यूज़ करती है, एक एंडोजीनियस पाथवेज और एक एक्सोजीनियस पाथवेज, यानी कि दोनों प्रोसेसेस के लिए फैट्स को यूज़ किया जाता है। अब ये दोनों प्रोसेसेस होते क्या हैं? एंडोजीनियस प्रोसेसेस की अगर या उनके पाथवेज की बात करें, फैट डाइजेशन बिगिंस व्हेन ए ग्लैंड अंडर द टंग secrete the fat splitting enzymes लिंगुअल लाइपेज, यानी कि जब वो ज़ुबान के नीचे वाला एरिया जो है वो एंजाइम सिक्रीट करता है तो वहाँ पे इसकी डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये फैट्स की बात हो रही है। गैस्ट्रिक लाइपेज सिक्रीटेड बाय सेल्स इन स्टमक वॉल एक्ट लाइक अ ब्लेंडर ड्यूरिंग एंड मिक्सिंग स्टमक कंटेंट्स। तो यहाँ पे ये होगा कि जो स्टमक के अंदर है वो गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो सिक्रीट होता है ताकि वहाँ पे जो फैट्स आ रहे हैं वो भी डाइजेस्ट हो सके। तो इन दोनों के साथ मिल के जो एमल्सिफायर बनते हैं आपके, एमल्जन होती है द फैट बाय ब्रेकिंग अप लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस डिस्ट्रीब्यूटिंग दैम इवनली। तो वो क्या करता है कि वो जो छोटे छोटे मालिक्यूल बनते हैं उनको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है। इट टेक्स स्टमक लॉन्गर टू डाइजेस्ट फैट दैन कार्बोहाइड्रेट आर प्रोटीन, सो हायर फैट मील मेक फील फुलर लॉन्गर। कि जितनी फ़ैट के इस्तेमाल ज़्यादा आप करेंगे, यानी कि फ़ैट वाली खुराक ज़्यादा खाएंगे, इसका मतलब है कि उतनी देर तक आपकी जो स्टमक है वो डाइजेस्ट करता रहेगा और आपको भूख जो है वो फील नहीं होगी। तो ये दो प्रोसेस है। वो कह रहा है कि एक तो आप जैसे ही खाते हैं फैट्स वाली खुराक खाते हैं तो आपकी टंग के नीचे से ही एक एंजाइम सिक्रीट होता है जिससे क्या होता है कि वो डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और लेटर ऑन स्टेजेस पे जाके जो गैस्ट्रिक लाइपेज है दूसरा एंजाइम है जो सेल वॉल जो है जो सेल सिक्रीट करता है स्टमक वॉल के अंदर, वहाँ पे ये डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करता है। और जितने आप फैट्स ज़्यादा आपने इनटेक किए होंगे उतने ही डाइजेशन का प्रोसेस स्लो होगा और लॉन्गर होगा। और जितना डाइजेशन का प्रोसेस लॉन्गर होगा इट मीन्स के आपको भूख भी उतनी ही देर से लगेगी। जी स्टूडेंट्स।
कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ? देखें, मैं कह रहा हूँ कि जो फैट्स हैं इनकी डाइजेशन होनी है। अब अगर आपकी बॉडी के अंदर इनफ फैट्स हैं तो वो डाइजेस्ट होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, और आपको भूख जो है वो फील नहीं होगी। लेकिन अगर वो सारे के सारे एंजाइम स्टिल पड़े हुए हैं और आपने कोई ऐसी खुराक खा ली है जिसमें फैट्स नहीं है, तो फिर क्या होगा? डाइजेशन का प्रोसेस तो होगा ही नहीं और आपको भूख लग रही होगी, क्योंकि स्टमक के अंदर तो ये एंजाइम जो हैं इन्होंने तभी सिक्रीट होना है जब आपके पास फैट्स वाली खुराक होगी। अक्सर लोग आपने सुना होगा जो डाइटिंग करते हैं तो वो फैट्स वाली खुराक को कम कर देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा वो कहते हैं सुबह जो है वो पराठा जो है इसको यूज़ ना करें। तो इसकी रीज़न क्या है? मतलब अगर पराठा वो छोड़ देते हैं तो इससे क्या होता है? सिंपल इज़ दैट कि वहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर फैट्स की जो ज़रूरत है वो फैट्स उस बॉडी को प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। तो जब बॉडी को फैट्स प्रोवाइड नहीं किए जा रहे तो फिर बॉडी फैट्स को कहाँ से लेगी, कहाँ से इनटेक करेगी? तो जो उसके पास स्टोर्ड फैट्स हैं बॉडी के पास, बॉडी उनको डाइजेस्ट करेगी। और वो स्टोर्ड फैट किधर हैं? तो वो एनर्जी रेजर्वायर्स के तौर पे हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड हैं, जिन्हें हम आम जुबान में चर्बी वगैरह कहते हैं। तो उन फैट को यूटिलाइज करके फिर बॉडी अपना काम चलाएगी, जो कि एनर्जी के लिए रिक्वायरमेंट है। अच्छा, फैट डाइजेशन जो है इसमें होता क्या है कि कम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, जिसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। pancreatic lipase, an enzyme secreted by pancreas, chops liquid molecules into fatty acids. अब फैटी एसिड्स क्या होते हैं? जब भी एक फैट टूटता है तो वो दो चीज़ें देता है, मतलब लिपिड जो है या आयल। फैट्स की दो टाइप्स हैं, एक है सेचुरेटेड एट रूम टेम्परेचर और दूसरे हैं अनसेचुरेटेड एट रूम टेम्परेचर। जो सेचुरेटेड होते हैं वो आपके पास फैट्स हैं जिन्हें आप घी का नाम देते हैं, और दूसरे जो अनसेचुरेटेड हैं उनको आप ऑयल का नाम देते हैं। तो बॉडी के अंदर वो कह रहा है कि पैंक्रियाटिक लाइपेज जो है ये उस मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं कि वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और साथ में उसके बाद क्या बनता है? ग्लिसरॉल। दो चीज़ें हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से ये मिलके क्या बनाते हैं? लिपिड्स। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, ये दोनों मिलेंगे तो ये बनाएंगे क्या? लिपिड। और लिपिड डिसोसिएट होगा, डिकम्पोज होगा, तो वो क्या बनाएगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये बड़ा सिंपल सा फिनोमेना है। फैट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। द फैट मॉलिक्यूल इंटर द duodenum in a mass form, which makes it impossible for the pancreatic lipase enzymes to attack them. Since lipase is a water soluble enzyme and can only attack the surface of the fat molecule. बड़ी सिंपल सी बात है, ये जितने भी हैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, फैट्स वगैरह, तो ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते, क्योंकि हमने फिनोमेना एक पढ़ा है बिल्कुल स्टार्ट में, आपने पढ़ लिया था लाइक डिजॉल्व लाइक का। पोलर सब्सटेंस पोलर सब्सटेंसेस में हल होते हैं और नॉन पोलर के अंदर हल होते हैं। तो वो कहता है कि फैट जो हैं ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, तो इसलिए जो लाइपेज एंजाइम है ये वाटर सॉल्युबल हैं, तो इस इन पे इतना इजीली ये अटैक नहीं कर पाते हैं। गॉल ब्लैडर की बात करें, बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर विच इंटर द duodenum through bile duct. Bile emulsifies fats, meaning it disperses them into small droplets which then become suspended in the watery content of the digestive tract. वो जो आपका digestive tract है, जिस पाथवे के अंदर वो डाइजेशन का प्रोसेस होना है, वहाँ पे वो सस्पेंशन सी बन जाती है। एमल्सिफिकेशन allows lipase to gain easier access to fat molecules and thus accelerate their broken down and digestion. एज अ रिजल्ट वो क्या होता है कि वो डाइजेशन को ईजी बनाते हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं गॉल ब्लैडर वगैरह ये हेल्प कर रहे होते हैं डाइजेशन को आसान
आसानी की तरफ लेके जाएं ताकि इजीली डाइजेशन हो जाए। लाइपेज एंड अदर डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द फैट मॉलिक्यूल इनटू फैटी एसिड्स एंड टाइप ऑफ ग्लिसरॉल। वो बड़ी सिंपल सी बात है कि जिस जिस चीज़ों से मिलके वो लिपिड बना हुआ है, अगर वो डिसोसिएशन करेगा तो वो उसी तरह का बनेगा। सिंपल लिपिड जो हैं वो दो चीज़ों से मिलके बनते हैं, एक फैटी एसिड्स और दूसरे ग्लिसरॉल। कुछ लिपिड ऐसे हैं जैसे फास्फोलिपिड हैं, उनमें फास्फेट ग्रुप भी होता है। अगर वो डिसोसिएट होंगे तो उन वो डिसोसिएट होके ब्रेक करके आपके पास फैटी एसिड बनाएंगे, इसके बाद ग्लिसरॉल बनाएंगे और साथ में फास्फेट ग्रुप बनाएगा। लेकिन सिंपल जितने भी फैटी लिपिड्स हैं वो डिसोसिएट होके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाएंगे। आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो है वो आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन आती है। Absorption of fat into the body, which takes 10 to 15 minutes, occurs through villi finger-like projection which cover the walls of the small intestine. Small intestine की दीवारों के साथ बिल्कुल छोटी छोटी एक समझ लें आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, बिल्कुल बारीक सी होती हैं। जैसे अगर आपने कोई टायर वगैरह देखा हो तो उसकी अगर नया टायर आता है तो उसके साथ ब्लैक ब्लैक से एक आप समझ लें कि छोटी छोटी जिस तरह हेयर्स लाइक होते हैं वो बने होते हैं। तो विली भी उसी तरह की होती हैं, लेकिन ये क्या किसके अंदर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों के साथ होती हैं। इनसाइड ईच विली इज ए सीरीज ऑफ lymph vessels, lacteals जिन्हें हम कहते हैं, एंड ब्लड वेसल्स जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं। द lacteals absorb the fatty acids, अब यहाँ पे absorption का फिनोमेना होता है, and glycerol into the lymphatic system which evenly drains into the blood stream। अब वो क्या होगा कि वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को absorb कर लेंगे और उसे किधर कन्वर्ट कर देंगे, ब्लड के अंदर, ब्लड जी वहाँ पे उन्हें भेज दिया जाएगा। मींस कि आपकी जो ब्रेक डाउन हुई है वो अब आपको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल की फॉर्म में मिल गई है। फैट्स जो हैं वो आपकी बॉडी के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उनकी जो डिसोसिएशन है उसको एब्जॉर्ब करती है बॉडी। वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, वो विली एब्जॉर्ब कर रहे हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों के साथ लगे हुए हैं। उसके बाद इनकी जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है इनकी ट्रांसपोर्टेशन है, और ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होगी, जहाँ इनकी ज़रूरत है। द फैटी एसिड्स आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड स्ट्रीम टू द मेम्ब्रेन्स ऑफ एडिपोज सेल्स और मसल सेल्स वेयर दे आर आइदर स्टोर्ड और ऑक्सीडाइज्ड फॉर एनर्जी। दो ही फिनोमेने हैं, या तो वहाँ पे ये जाके स्टोर हो जाएंगे फैटी एसिड, या फिर ये है कि ये एनर्जी प्रोडक्शन की तरफ चले जाएंगे और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा इनका। फैट इज द बॉडीज preferred source of energy, and since only about 5% of the absorbed fat, the glycerol can be converted into glucose. A significant proportion of digested fat is typically stored as body fat in the adipose cells. Adipose tissue के अंदर ही फैट्स ने स्टोर होना होता है। The glycerol part is absorbed by the liver and is either converted into glucose। यानी कि ग्लिसरॉल जो है वो लिवर के अंदर भी अब्जॉर्ब हो सकता है या फिर वो ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो सकता है, और वो फिनोमेना कौन सा होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस का, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। एंड यूज टू हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी, और ग्लूकोज जो है वो फर्दर ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से होती हुई आपके पास एनर्जी प्रोडक्शन। यानी कि ये जितनी भी चीज़ें एंड प्रोडक्ट इन्होंने मूव करना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ, इन्होंने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने हैं जिन्होंने फर्दर यूज़ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसने फर्दर जाके क्या करना है, उसने एटीपी जनरेट करते हैं। ग्लाइकोलिसिस से भी क्या होगा, एटीपी जनरेशन होगी। तो मेनली बॉडी को एनर्जी चाहिए, वो जिस भी फिनोमेना से आए, जिस भी चीज़ों से आ जाए। ये वही चीज़ ब्रीफली लिखी हुई है जो हमने डिफरेंट स्टेप्स में की है। तो ये उसको जो हमने 6 स्लाइड्स देखी हैं उनको एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मेनली फैट मेटाबॉलिज्म है, किस तरह से जो स्किन है आप देखें, स्किन के अंदर ये एडिपोज टिश्यूज़ हैं,
ये आप देखें येलो कलर के आपको दिख रहे हैं, इनके अंदर जो है वो लिपिड स्टोर होते हैं। उन्होंने लिपिड से क्या बनेगा, आपके पास ट्राइग्लिसराइड्स है ना, तो इसको आप लाइपेज की मदद से आप इसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में लेके जाएंगे। अब फैटी एसिड के लिए फिनामना आगे है बीटा ऑक्सीडेशन का, जो कि कल का हमारा टॉपिक है, हम कल करेंगे बीटा ऑक्सीडेशन। दूसरी साइड क्या है, वो है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल किस में कन्वर्ट होती है, अभी भी बात हुई हमारी। ग्लिसरॉल ग्लूकोज में ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू कन्वर्ट होती है, और इसी ग्लूकोज को आगे ग्लाइकोलाइसिस और सिट्रिक एसिड के फिनामना से लेके जाके आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होते हुए एटीपी जनरेट कर लेते हैं, जिससे एनर्जी आपको मिल जाती है। तो ये मेन काम है। दूसरी साइड जो है फैटी एसिड की, वो फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म जो है बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू, वो कल का हमारा टॉपिक है। तो दो चीज़ें बन रही हैं, फैट डिसोसिएट होकर दो चीज़ें दे रहा है, एक है फैटी एसिड, दूसरा है ग्लिसरॉल। जो ग्लिसरॉल है वो ग्लूकोज बनाएगा, और ग्लूकोज से आगे सारा फिनामिना आपने पढ़ा हुआ है, ग्लाइकोलिसिस का है, सिट्रिक एसिड साइकिल का है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। तो एंड रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, एनर्जी, और वो किस फॉर्म में होगी, एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट की फॉर्म में। तो यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना है तो आप पूछ लें। जी जी जी, ऐसे ही है, आपने पूरा प्रोसेस नहीं लिखना है, क्योंकि हम ये मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे हैं फैट्स की, कि फैट कैसे मेटाबोलाइज होते हैं। आपने इसको इसी तरह समझना है कि ग्लिसरॉल जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और ग्लूकोज आगे ग्लाइकोलिसिस के थ्रू होती हुई एसिटाइल को ए, जिससे आगे फर्दर सिट्रिक एसिड साइकिल चलेगा, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और फिर एटीपी जनरेशन की तरफ आप मूव कर जाएंगे। तो आपने ग्लाइकोलिसिस को यहाँ नहीं लिखना, वो तो एक बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाता है ना, वो तो पहले भी आप कर आए हैं। दूसरी साइड जो है वो फैटी एसिड जनरेशन है। फैटी एसिड की जनरेशन जो है वो आगे बीटा ऑक्सीडेशन की तरफ हमें मूव कराएगी। ये आपके पास एंडोजीनियस पाथवेज हैं। पहले आपके पास एक्सोजीनियस थे, अब एंडोजीनियस है। लिवर इज़ द मेन ऑर्गन विच हेल्प इन द फैट मेटाबॉलिज्म। लिवर जो है वो भी हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म के अंदर। 5 लिपोप्रोटीन है, यानी कि लिपिड के साथ अटैच प्रोटीन है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि लिपिड जो हैं वो आपके पास 3 डिफरेंट टाइप्स के हैं, एक है सिंपल, एक है कंपाउंड, और एक है डिराइव्ड लिपिड्स। ठीक है, तो डिफरेंट किस्म के मालिक्यूल जब लिपिड के साथ लगते हैं तो फिर उनको डिफरेंट नेम दिया जाता है। तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स के लिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। फ्री फैटी एसिड भी हैं, एच भी है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है, LDL है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, VLDL है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। तो ये डिफरेंट किस्म की आपके पास लिपोप्रोटीन्स हैं, जिसको यूज़ करते हुए आप लिपिड्स की डाइजेशन की तरफ मूव कर सकते हैं। हर सेल को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है, और कोलेस्ट्रॉल क्या है, वो भी लिपिड की एक टाइप है। सो लिवर कंटिन्यूसली प्रोड्यूसेस VLDL। VLDL क्या है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये लिवर जो है वो प्रोड्यूस करता रहता है। LDL आर हैविंग डिक्रीज डेंसिटी ऑफ प्रोटीन एंड इंक्रीज डेंसिटी ऑफ लिपिड। LDL के अंदर कम डेंसिटी प्रोटीन होगी और ज़्यादा डेंसिटी वाले लिपिड्स होंगे। HDL में वो अराउंड बॉडी interacting with other lipid particles in cell and picking up stray cholesterol। तो वो क्या करेगा, वो कोलेस्ट्रोल्स को पिक करते हैं। तो ये आपके पास सेकेंड टाइप है कि आपके एक्सोजिनस सिस्टम के अंदर कैसे लिपिड जो हैं वो डिसोसिएट होते हैं। आई थिंक सो ये आपके पास वही फिनोमेना है जो हम पहले कर आए हैं, वो बेहतर है, वहीं से आप करें तो वो ठीक है।
इस साइड से भी आप पढ़ना चाहें तो कर सकते हैं एक्सोजिनियस से। मेरे ख्याल में बेहतर यह है कि आप जो इससे पहले वाला प्रोसेस है उसको याद रखें।